तो एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हर घर पाठशाला में स्वागत। और आज मैं फिर से आपको अगला जो टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, जो हम एनिमल टिश्यू का पढ़ रहे हैं, उसका जो अगला टॉपिक हम लेंगे वो है मसल्स और नर्व्स, दोनों का हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा भाग एक रह गया था कार्टिलेज का, उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। तो आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। हमने पढ़ा था कि जो स्केलेटल सिस्टम थोड़ा सा बचा था, उसमें हमने देखा कि जो कार्टिलेज होता है उसके पास जो प्रोटीन होता है उसका नाम है कॉन्ड्रीन, और जो सेल्स होते हैं उनको बनाने वाले उनका नाम है कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये दो चीजें आपने वहां से याद रखनी थी। ओशिन हमने बात की थी, दैट वाज फाउंड इन द बोन्स। और ये रह गया था हमें पढ़ने के लिए कि आखिरकार कार्टिलेज कितनी तरह की होती है। पहला हायालिन है, दूसरी फाइब्रो कार्टिलेज, और तीसरी जो है वो इलास्टिक कार्टिलेज। ये हमारे ह्यूमन बींग्स में रहती हैं। हायालिन जो होती है दैट इज बेसिकली ब्लूइश व्हाइट एंड इट्स स्ट्रक्चर इज ट्रांसपेरेंट, आल्सो कॉल्ड आर्टिकुलेट कार्टिलेज। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हम एक बोन, अगर लॉन्ग बोन्स को अगर हम ड्रॉ करें तो उस लॉन्ग बोन्स के अंदर हम देखते हैं कि जो इसका जो एंड हिस्सा होता है, जो ये वाला पार्ट होता है, एंडिंग पार्ट जो होता है दोनों साइड पर, तो यहाँ पर जो प्रेजेंट होती है कार्टिलेज वो है हायालिन कार्टिलेज, जो कि आर्टिकुलेशंस मतलब मूवमेंट में हेल्प करती है। तो इसलिए हायालिन जो है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी, इट इज फाउंड इन द एंड ऑफ बोन्स और एंड ऑफ स्टेर्नम, जो हमारा रिब केज वाला जो पोर्शन होता है जहां पर मेनुब्रियम हम बात करते हैं, तो वहां से, तो दैट इज कॉल्ड एज द स्टेर्नम। तो उस स्टेर्नम में प्रेजेंट होता है ये। तो like this one it will be present here, and at the same time it will be found in the tracheal rings। तो आपने केवल साइट याद रखना है कि कहां पर हायालिन टाइप का कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। थर्ड वन इज द फाइब्रोकार्टिलेज, एंड इसका नाम जो पड़ा है दैट इज कोलेजन के ऊपर पड़ा है, बिकॉज इट इज रिच इन कोलेजन, और उसी की वजह से ये सबसे हार्डेस्ट भी माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कार्टिलेज में सबसे हार्डेस्ट कौन होता है। तो दैट इज फाइब्रो कार्टिलेज। और कहाँ प्रेजेंट होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस। सभी बच्चे ध्यान देंगे, प्यूबिक सिम्फाइसिस जब हम बर्थ की बात करते हैं, जब पार्टूरिशंस की बात करते हैं हम, तो पार्टूरिशंस के दौरान जब माँ बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उस वक्त ये प्यूबिक सिम्फाइसिस के पास जो प्रेजेंट होते हैं ये, सो दैट टाइम इट हेल्प्स इन डिलीवरी। तो उस वक्त ये फंक्शन उस वक्त हमें देखने को मिलता है इसका। उसके बाद इट इज आल्सो फाउंड इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। आप सभी ने सुना होगा कि जब आदमी सोता है तो उसकी लेंथ बढ़ती है, पता है, बोलते हैं कि उसकी लेंथ बढ़ती है। व्हाई इट इज हैपेंड, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में जो हमारा वर्टिब्रल डिस्क होते हैं, जो वर्टिब्रा होती हैं, उनके बीच में प्रेजेंट होता है ये फाइब्रो कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर इस तरह से। तो ये क्या करता है, जब एक्टिव होते हैं हम, जब हम काम कर रहे होते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्शन में रहता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशंस पर रहता है। लेकिन जब हम सोते हैं तो ये रिलैक्स हो जाता है। तो जब ये हम आराम करते हैं या कोई आदमी जैसे मर जाता है, तो नेचुरली जो कॉन्ट्रैक्शन स्टेट है वो नहीं रहती है, वो रिलैक्स हो जाता है। तो क्या होगा, इसका साइज जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत ऐसा माना जाता है कि सोते वक्त भी हमारी थोड़ी सी लेंथ बढ़ती है और मरे हुए मनुष्य की भी लेंथ जो बढ़ जाती है। उसका कारण यही होता है। तो उसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज की हम बात करें तो इलास्टिन फाइबर्स हैं, एंड दैट इज रिच इन कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स होते हैं इसके पास बहुत ज्यादा। और ये प्रेजेंट होता है एपिग्लोटिस। यू नो दैट एपिग्लोटिस द पार्ट जिसको हम लीफ लाइक और फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जहां से हम देखते हैं कि जब खाना हमारे इसोफेगस में जा रहा होता है तो उसको बचाने का काम करता है एपिग्लोटिस, ताकि वो विंड पाइप में ना जाए, तो उससे रोकने का जो काम करता है। तो एपिग्लोटिस वो बना होता है इलास्टिक कार्टिलेज का। और हमारे टिप ऑफ नोज में है, ईयर और पीना में है, और यूस्टेचियन या यूस्टेचियन ट्यूब जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। दैट इज द कनेक्शंस बिटवीन फेरिंग्स के ऊपर, यहाँ पर ये कनेक्शन होता है हमारे ईयर का,
ठीक है, तो वहां पर ये प्रेजेंट होता है। ये जो कैल्सिफाइड कार्टिलेज है दैट इज बेसिकली फाउंड इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स लाइक इन बर्ड्स, उनके ट्रेकियल रिंग्स में ये प्रेजेंट होता है। तो ये हमने केवल 3 तरह के पढ़ने हैं, हायालिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और थर्ड वन इज द इलास्टिक कार्टिलेज। साइट आपने जरूर याद रखना है, एक दो दो एग्जाम्पल सभी जगह से आपको याद होने चाहिए। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, दो हमारे पास टिश्यूज रहेंगे एंड दीज आर, वन इज नोन एज दी स्केलेटल और दैट इज नोन एज दी मसल फाइबर्स। तो मसल्स की हम बात करेंगे और मसल टिश्यूज ऑफ यू नो दैट इट इज मूवमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मूवमेंट, तो उसके लिए सबसे जरूरी ये माना जाता है। इसके अलावा मसल्स जो है वो काम करती है हमें, दे विल हेल्प इन मूवमेंट, सबसे पहला जो इनका फंक्शन रहेगा। दूसरा जो फंक्शन रहता है वो स्टोरेज में रहता है, तो स्टोरेज में हेल्प करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं तो वो ग्लाइकोजन में जब कन्वर्ट होता है तो वो दो ही जगह जो है रहता है, एक लीवर में और दूसरा हमारे लीवर के अंदर और दूसरा मसल्स के अंदर। तो ग्लाइकोजन इसलिए मसल स्टोरेज का भी काम करती है। थर्ड वन अगर हम बात करें तो सर्कुलेशन का वो काम करती है। हम देखेंगे कि जो हमारा हार्ट है उसमें वो जो मसल्स होती हैं स्पेशल तरह की मसल्स, दैट इज कॉल्ड एज दी कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल जो है वहां पर काम कर रही है, हमारे सर्कुलेशंस में हेल्प कर रही है। फोर्थ वन अगर हम एक और डिफरेंस फंक्शंस देखना चाहें तो दैट इज फ्लो ऑफ फ्लूइड इन, फ्लो ऑफ फ्लूइड जो होता है इन एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है दैट इज आल्सो ड्यू टू द मसल्स। तो मसल्स हमें एक तरफ से तो ऐसा काम हमें लगता है कि केवल वो मूवमेंट में हेल्प करती है, लेकिन वो छोटे छोटे काम करती है। ठीक है, एक वो हमें जो है मसल्स मूवमेंट में हेल्प कर रही है। अगर हम डाइजेशन में बात करें तो डाइजेशन में भी हेल्प कर रही है, क्योंकि जितना भी डाइजेशन हो रहा है दैट इज डन बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ द मसल, दे आर नोन एज विसिरल मसल्स। तो जब हम इन सबको कंबाइंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस के आधार पर प्लस उनकी साइट के आधार पर, उनके एक्शन के आधार पर, ये 3 चीजें हम बात बिल्कुल छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि वो किस तरह से काम करती हैं। क्या वो स्वयं चलती हैं या हमारे विल में है, हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है, या उनके फंक्शंस कैसे हैं या उनकी जगह कहाँ है, इसके आधार पर हमारे पास 3 तरह की मसल्स होती हैं। एक का नाम जहां पर हम स्केलेटल मसल की बात करते हैं, देखिए यहां पर हम बात करेंगे यहां से कि जो स्केलेटल मसल है एक्शन के आधार पर अगर हम देखें तो इट इज अंडर अवर विल, इट इज अंडर विल, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार ये चलती हैं। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स, जो हमारी आज्ञा का पालन करती है, वॉलंटरी है, तो वॉलंटरी मसल्स उनको कहेंगे। दूसरी जो हमारे पास रहेगी उसमें हम देखते हैं कि दे आर फाउंड अराउंड दी विसिरल ऑर्गन, जितने भी हमारे विसिरल्स ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा एक्सक्रीशन है, हमारा डाइजेशन है, उसके अंदर जितनी भी मसल्स हैं दे आर इनवॉल्यूंटरी, वो हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं। खाना एक बार अंदर चला गया तो डाइजेशन होगा, मसल्स की हेल्प से होगा, लेकिन वो मसल्स खुद चलती रहती हैं। तो वहां पर साइट है, क्योंकि वो ऐसे ऑर्गन पर है जो अंदर वाले हैं, तो विसिरल और फंक्शन उनका अलग अलग से होगा। तो यहाँ पर थर्ड जो है हमारे पास दैट इज फाउंड इन दी पोजीशन के आधार पर अराउंड दी हार्ट जो है दैट इज दी कार्डियक मसल्स। तो ये है हमारे पास कार्डियक मसल्स, तो ये आपने पढ़ लेने हैं। तो मसल्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, सो दैट इज स्टार्ट विद दैट। तो नेक्स्ट स्लाइड्स पे हम चलते हैं और वहां पर आपको दिखाएंगे द स्ट्रक्चर ऑफ दिस 3 टाइप ऑफ द मसल्स। यहाँ पर देखिए अराउंड दी विसिरल ऑर्गन्स हमारा स्टमक है, तो आपने इसको याद कर लेना है, स्टमक के अराउंड, इंटेस्टाइन के अराउंड, ठीक है। आपका एलिमेंट्री कैनाल पूरे का पूरा लगभग यहाँ पर जो मसल रह रही है दैट इज स्मूथ मसल, नाम से पता लग रहा है क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह के बैंड्स नहीं दिखाई देंगे, इसलिए वो दूर से ही हमें स्मूथ दिखती है अंडर द माइक्रोस्कोप।
दोनों तरफ से वो स्पिंडल होगी, नॉन स्ट्रिएटेड होगी, उनके अंदर किसी भी तरह का आप लाइंस नहीं देख पाएंगे, और यूनिन्यूक्लिएटेड फाइबर्स हैं, occurs in the wall of internal organs and is involuntary, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती हैं, ठीक है, वो अपने आप चलती हैं, ऑटोमेटिक आप बोल सकते हैं, उस तरह से काम करती है। थर्ड वन इज हार्ट, यहाँ पर बना हुआ है, देखिए बेटा, हार्ट के अंदर जो मसल्स हैं उनका नाम होता है कार्डियक मसल, और वो स्ट्राइटेड होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। कुछ करेक्टर उसके यहाँ के होंगे, कुछ करेक्टर वो इसके पास यहाँ के होंगे। occurs in the walls of heart, जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल हार्ट। Why our heart is called as myocardial heart? तो इसलिए क्योंकि उसकी वॉल में the walls are rich in this type of muscles, तो इसकी जो वॉल्स हैं उनमें ये होता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हमने पढ़ा कि दो तरह के हार्ट होते हैं, एक मायोजेनिक होता है और दूसरा जो है वो न्यूरोजेनिक होता है। तो हमारा जो हार्ट है या दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनके अंदर मसल्स के द्वारा हार्ट जो है वो जनरेट करता है सर्कुलेशन, जिनके अंदर पंपिंग जो है वो मसल्स की वजह से हो रही है, दे आर नोन एज मायोजेनिक हार्ट। और जो नर्व्स के द्वारा संचालित किए जाते हैं दे आर नोन एज न्यूरोजेनिक। जैसे कि हम देखते हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर जितने भी हैं दे ऑल हैव दिस टाइप ऑफ हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक, तो मायोकार्डियल हार्ट हमारा कहलाता है, और वो भी इनवॉल्यूंटरी है, वो भी हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि हम चाहें कि उसको चलाएं, हम चाहें तो रोके, ऐसा हमारे वश की बात नहीं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्केलेटल है, क्योंकि बोन्स के साथ जो मसल्स हैं, बोन्स के साथ क्योंकि ये रिलेटेड हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा मसल्स अगर हमें है तो दैट इज द स्केलेटल मसल्स। कैसी होती है बेटा, वो स्ट्राइटेड होंगी, ट्यूब लाइक होंगी और मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स होते हैं, और यहाँ पर वो वॉलंटरी होते हैं, हमारे विल के ऊपर वो डिपेंड करती हैं, अंडर अवर विल। तो जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर, तो वी विल ड्रॉ लाइक दिस वन, इस तरह से बना लीजिएगा सभी। इस तरह से ये मसल्स होती हैं, लाइक दिस वन, आप इनको बना सकते हैं ऐसे, लाइक दिस वन। कुछ मसल्स आधी दिख रही हैं आपको, इसलिए मैं इस तरह से इसको बना रहा हूं, कुछ जो है पूरी मसल्स दिख रही हैं, तो इस तरह से आपको ये नजर आएंगी। और दोनों हिस्से आप देख रहे हैं कि जो मसल जो होती हैं ये वाली, उसके मसल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो काफी ज्यादा आपको स्पिंडल फॉर्म्स में यहाँ पर दिखता है, और यहाँ पर जो दोनों एंड हैं, देखिए ये वाला एंड और ये वाला एंड, दोनों आपको स्पिंडल शेप्ड दिखते हैं। यही इसकी निशानी है कि वो दोनों तरफ से स्पिंडल होगा, वो यूनिन्यूक्लिएटेड होगा, वो यूनिन्यूक्लिएटेड होगा और नॉन स्ट्रिएटेड होगा, इसीलिए सारी चीजें और प्रेजेंट होंगी। जैसा कि आपको मालूम है कि जो इसका साइटोप्लाज्म है उनको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, that is called as sarcoplasm, that is the cytoplasm of muscle, ठीक है जी। और यहाँ पर जो इनकी मेम्ब्रेन होती है उनको बोलते हैं हम सार्कोलीमा, सभी में आपने पढ़ना है ये, that is called as the सार्कोलीमा। तो यहाँ पर सार्कोलीमा है। उसी तरह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आप देखेंगे कि ईआर जो होता है वो कैल्शियम आयंस प्रोड्यूस करता है, जिसके बगैर अगर ये प्रोड्यूस नहीं होगा तो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता है। तो इसको बोलते हैं हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बताया। जहां तक हमारे पास कार्डियक मसल्स की बात है, तो कार्डियक मसल जो होते हैं, यू हैव टू ड्रॉ लाइक दैट वन, इस तरह से आपने इसको बनाना है, लाइक दिस। इस तरह से ट्यूबुलर लाइक होता है, लेकिन वो ब्रांचड हो जाता है, तो इसलिए आपने ब्रांचेस जो है वो बना देनी है, लाइक दिस वन, इस तरह से। और इसके अंदर जगह जगह पर आपको ऐसे स्ट्रेटेड और मतलब डार्क बैंड और व्हाइट बैंड आपको बताने हैं। इसी की वजह से जो बीच के जो ये लाइंस में बना रहा हूँ, ये डार्क बैंड है, ये डार्क बैंड है, और उनके बीच की जो जगह है, ये जो जगह है देखिए, ये जो जगह बच रही है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज दी व्हाइट बैंड। इसी की वजह से हम इसको जो है वो स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं। तो ये स्ट्रेटेड होती है, ठीक है, मतलब इसमें डार्क और
वाइट बैंड होते हैं। और एक स्पेशलिटी जो होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहता है, एंड दैट इज ओनली फाउंड इन केस ऑफ द कार्डियक मसल्स। केवल आपको यहाँ पर वो दिखेगा, ठीक है। इस तरह से स्पेशल तरह का जो टिश्यू है, एक तरह से वो इन मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट टिश्यू होता है, या जिसको हम बोलते हैं इंटरकैलेटी डिस्क। सो इंटरकैलेटी डिस्क जो है, दैट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डियक मसल्स। तो ये जो इंटरकैलेटेड मसल्स होती हैं, बेसिकली दे आर लाइक दिस वन, वो इस तरह से होंगी, इस तरह से ये होती हैं। और आपस में जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं, वो आपस में एक सेल की दूसरे सेल की जो मेम्ब्रेन है, वो आपस में जुड़ी होती है थ्रू अ डेस्मोसोम। तो यहाँ पर ये गैप जंक्शन बनता है। तो यू नो दैट गैप जंक्शन का मतलब होता है कि कैसे दो सेल्स क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए हो, चाहे वो किसी सब्सटेंसेस का एक्सचेंज करने के लिए हो। उसलिए इंटरकैलेटी डिस्क होना जो है, सबसे बड़ा करेक्टर जो है वो कार्डियक मसल्स का कहलाता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। और लास्ट स्ट्रक्चर जो बच गया है, दैट इज आई एम ड्रॉइंग हियर टुवर्ड्स दी, इस तरफ को मैं बनाऊंगा, तो उसको भी आपने बनाना है। दैट इज ऑफ दी स्केलेटल मसल्स। ट्यूबुलर शेप्ड होता है वो, इस तरह से ट्यूबुलर शेप्ड होता है। और ऐसे ट्यूब्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसकी ट्यूब्स आर यूनाइटेड विद ईच अदर, तो ये फाइबर्स बनता है बेसिकली। तो यहाँ पर जगह जगह पर आपने इसका न्यूक्लियस बना लेना है। यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और इस तरह से इसके पास जो है ये डार्क और वाइट बैंड्स होते हैं, डार्क एंड वाइट बैंड्स। तो ये पूरी बॉडी में आप देखेंगे कि इसके पास इस तरह से ये बैंड्स होते हैं, वाइट बैंड्स एंड डार्क बैंड्स। और इन्हीं के बीच में जो प्रोटीन्स होती हैं, वो होती है एक्टिन और मायोसिन। और हम बाद में जब पढ़ेंगे मसल मूवमेंट, जब पढ़ेंगे, तो वहां पर हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से एक्टिन और मायोसिन जो है मिलकर के मसल कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करते हैं, जहां पर एक यूनिट बनती है, दैट इज कॉल्ड एज द सार्कोमियर। और उस सार्कोमियर की वजह से कैसे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट वी कैन स्टडीड, अगर हमें स्ट्रक्चर पता हो। देखो, तीनों स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, टेपरिंग एंड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, ठीक है, और इनवॉल्यूंटरी है। कार्डियक मसल्स में इंटरकैलेटी डिस्क है, लेकिन स्ट्रेटेड है। वो स्ट्रेटेड का मतलब है उसमें बैंड्स लगे हैं, व्हाइट और डार्क बैंड्स लगे हुए हैं, तो इसलिए वो इस तरह से ब्रांचड है। जबकि ये अनब्रांचड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। देखिए यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, तो ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पर भी आपने ऐसे न्यूक्लियस बना देने हैं, ठीक है। तो लाइक दिस वन, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट हियर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वॉल्यूंटरी होता है, इनवॉल्यूंटरी होता है, ये भी इनवॉल्यूंटरी होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंसेस हम देखेंगे। इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपने याद रखना है। ये देखिए स्केलेटल स्ट्रक्चर, जो कि बोन्स के तरफ रहेगा, इसलिए स्केलेटल बन गया। यहाँ पर स्केलेटन लोकेशन मतलब यहाँ पर हड्डियां जो होती है हमारी, बोन्स वहां पर है। फंक्शन इसका मूवमेंट करना है, हीट करना है और हमारा पोस्चर को संभालना है। अब आप बोलेंगे हीट कैसे किया जाता है, तो जैसे कि हम शिवरिंग की बात करते हैं, जब हमें ठंडी लगती है तो हम देखते हैं हमारा जो मसल्स हैं वो कांपती हैं और हम भी कांप जाते हैं, तो दैट इज ए टाइप ऑफ एक्सरसाइज। तो शिवरिंग इज ए टाइप ऑफ एक्सरसाइज, तो वो भी यहाँ पर काम करती है। स्ट्रेटेड होती हैं, इसका मतलब आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, स्ट्रेटेड का मतलब है कि उसके अंदर आपको इस तरह के बैंड्स दिखेंगे, इस तरह के बैंड्स दिखेंगे। ये बैंड्स हैं जो मैं ये बना रहा हूँ, ये डार्क बैंड है, और जो बीच में रह गया वो व्हाइट बैंड है। तो इनका नाम ही होता है डार्क बैंड, और जो बीच की जगह है वो होता है व्हाइट बैंड। तो ये हम पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि किस तरह से ये चीजें जो है हमें सार्कोमियर बनाने में हेल्प करती हैं। तो अभी हमारे सिलेबस में इतना नहीं है, अभी हमें टिश्यू में,
इतना ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, केवल हमें इतना पता होना चाहिए कि 3 तरह की मसल्स हैं जो बोन्स के चारों तरफ है, वो स्केलेटल है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, दैट इज यू कैन सी दैट 3 न्यूक्लियस आपको इस छोटे से फाइबर्स में भी दिख रहे हैं। अगर हम एक और जोड़ दें यहाँ पर तो दिट इज, यहाँ पर आप एक न्यूक्लियस देख सकते हैं, यहाँ पर एक न्यूक्लियस देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इट इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड, और ऐसे ये छोटे 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 ऐसे करके इनमें बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, फाइबर्स पैरेलल होते हैं इनके अंदर, और ये वॉलंटरी है, मतलब अंडर विल है, हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप एक बात अगर हम करें, जैसे कि हम हंसते हैं तो हंसते वक्त भी कुछ मसल्स काम करती हैं, जहां पर हमारा इलास्टिन होता है। देखो यहाँ पर खुश रहो, आप बहुत बचपन में हैं, बच्चे हैं, खुश रहना सीखिए। जैसे जैसे हम बूढ़े होते रहते हैं तो इलास्टिन जो होता है हमारी मसल्स में कम होता जाता है, और फिर रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो एकदम आप देखेंगे बच्चा जब हंसता है या जो 50 साल की उम्र का आदमी हंसता है, तो आप उन दोनों में डिफरेंस देखिएगा। उसके जो हंसने से जो मसल्स अपनी जगह से हिले हुए होते हैं वो एकदम अपना जगह पूरी कर लेते हैं, और आप देख नहीं पाते हैं कि कोई डिफरेंस जो है वो चेहरे में है। लेकिन बाद में जब इलास्टिन विद एज जैसे जैसे कम होता जाता है तो हमारे यहाँ से रिंकल शुरू होती हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि रिंकल कहाँ से शुरू हो सकती है, ये बहुत वैसे ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दी आई साइड, आईज की साइड से वो शुरू होते हैं। ठीक है, सो लाइक दिस वन, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मसल्स होते हैं जो हमें हंसाने का काम करते हैं। ठीक है, मसल से ही हम कितना बड़ा हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। देखो इसी कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम मसल्स की हेल्प से। जैसे ही मैंने अपने माथे को फ्रॉन्ट किया तो आप समझ सकते हैं कि मैं गुस्से में हूं या मैं कैसा है, मेरा बिहेवियर कैसा है आपके प्रति। सो दीज ऑल आर द मसल्स, यू कैन अंडरस्टैंड दिस मच कि अगर हम कम्युनिकेशन की भी बात करें तो मसल्स कैन आल्सो हेल्प देयर। तो चलिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है कार्डियक, जो कि सीधा यहाँ पर रिलेशनशिप है हार्ट के साथ। तो हार्ट में ये प्रेजेंट होता है, उसका काम होता है पंपिंग करना, कंटिन्यूसली पंपिंग करना, इसलिए वो स्ट्राइटेड होता है, लेकिन वन सेंट्रल न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, और इनवॉल्यूंटरी होता है, मतलब नॉट अंडर अवर विल, नॉट अंडर विल, वो हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं करना है। थर्ड वन, द स्मूथ न्यूक्लियस, देखिए इसका टेपरिंग एंड, यहीं से आपने इसको बनाना है। ठीक है, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया कैसे इसको बनाना है। ये ब्रांचड है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, यूट्रस में, आइस में, ब्लड वेसल्स में। तो काम क्या हो गया इसका, पेरिस्टेल्सिस। यू नो दैट हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, अगर हम ईसोफेगस की बात करें, अगर मान लीजिए ईसोफेगस है, यहाँ पर जब खाना आता है तो ये जो मसल्स होती हैं, इसके चारों तरफ की जो मसल्स होती हैं, ठीक है, जो मसल्स यहाँ पर काम करती हैं, सो दे गेट डायलेटेड, इस तरह से होंगी। फिर आप देखेंगे कि जो खाना है वो यहाँ पहुंच गया, फिर थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से वो डायलेट हो जाता है हमारा जो फूड पाइप है, जैसे ईसोफेगस की हम बात करते हैं। तो धीरे धीरे वो साइट यहाँ से होते हुए थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, फिर आगे बढ़ेगी, और इस तरह से वो हम जब स्टमक के पास पहुंचेंगे तो यहाँ पर भी हालांकि कुछ हद तक पूरे का पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो है इस तरह का मूवमेंट शो करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द पेरिस्टेल्सिस। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है आर्टरीज वगैरह में। तो प्यूपिल का साइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो हमारा इरेक्ट हेयर्स होती हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोल्ड की वजह से या फ्राइट कर जाते हैं हम, जब डर जाते हैं, फ्राइटेंट की वजह से डर जाते हैं, या जब हम ऐसी सिचुएशंस पे आ जाते हैं कि हम हमारे रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम बोलते हैं, तो जो बाल होते हैं, तो बाल के जो बेस हैं वहां पर भी आपको इरेक्टस हेयर बोलते हैं हम उनको। तो जो बाल खड़े हो जाते हैं उसका उसके नीचे भी जो मसल्स होती हैं वो कौन सी हैं, दे आर आल्सो विसिरल मसल्स। तो प्यूपिल का साइज जो है आप देखते हैं कि ब्राइट लाइट में घटता है, ठीक है, और सॉरी डिम लाइट में घटता है, ब्राइट लाइट में बढ़ता है। तो वहां पर भी उसके पीछे भी जो मसल्स होती हैं दे आर विसिरल मसल्स, उनमें स्ट्रिएशंस नहीं होती, वन सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और वो इनवॉल्यूंटरी होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, आपने इनको कर लेना है। कुल मिलाकर के फंक्शन देखिए कितने हैं, मूवमेंट में हेल्प करता है, हीट में करता है, पोस्चर में करता है,
एक इन्होंने नहीं लिखा है, आप अपनी तरफ से लिख दीजिएगा। स्टोरेज है, स्टोरेज में हेल्प करता है, पंपिंग में हेल्प करता है, पेरिस्टैल्सिस जो मूवमेंट ऑफ फूड है इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, प्यूपल साइज को डायलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, ये हेयर इरेक्टस में काम करता है। तो ये सब कार्य जो है मसल्स के होंगे। तो जहां तक हमारे पास मसल्स की बात होती है, तो मसल जो होती हैं, खासकर अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लिपिड कंटेंट जो है वो इसके पास होता है। मैक्सिमम लिपिड कंटेंट जो किसके पास होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो दैट इज फाउंड इन द कार्डियक। बिकॉज इसकी वजह से क्या होता है, इसको एनर्जी मिलती है। और जो ये कार्डियक मसल्स होती हैं, नेवर गेट फटीग, नेवर गेट फटीग, क्योंकि इनमें जो एनर्जी का सोर्स है वो फैट होता है, बिकॉज इट इज रिच इन दैट टाइप ऑफ द फैट। जहां तक हमने सेल जंक्शन की आपको बात की, यहाँ पर सेल जंक्शंस आपको दूर दूर से दिख रहे हैं। ये सेल जंक्शन जो होते हैं, किन्हीं दो मेम्ब्रेन को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो इस तरह से अगर ये दो मेम्ब्रेन है मान लीजिए, तो यहाँ पर ये इसको जोड़ने का काम करते हैं ये। तो आप देख सकते हैं इसमें ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और दूसरा ऐसा भी आप कह सकते हैं कि ये दोनों फाइबर्स को आपस में स्टिक करने में भी हेल्प करता है, आपस में बांधने का काम भी ये करता है। तो आपने इसको यहाँ से ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। जहां तक हमारे पास स्मूथ की बात है, तो ये ब्लड वेसल्स में आपने याद रखना है कि ये जो है ब्लड वेसल्स के चारों तरफ पाया जाता है। इट इज आल्सो फाउंड इन आल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, वहां पर जहां पर एब्जॉर्प्शन करने वाले ऑर्गन है, जैसे कि यूट्रस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, वहां पर ये प्रेजेंट होता है। तो आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जितने भी होलो ऑर्गन्स हैं, होलो ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उन सब में भी जो मसल्स प्रेजेंट होगी वो कौन सी है, विसिरल मसल्स होती है, दैट इज अ विसिरल मसल, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक और आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो मसल्स होती हैं वो काम करती हैं। तो यहाँ पर जो मसल्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं, अगर हम बात करें तो हाउ दी मसल्स वर्किंग, तो ये कॉन्ट्रैक्शन अगर इसको करना है मान लीजिए, तो ये कैसे करता है। जैसे हमारा, आप सभी को पता है कि हमारा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ से जो मैसेज लेकर के आता है स्पाइनल कोर्ड, और यहाँ पर ये ब्रेन, इट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये दोनों ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो यहाँ से जितना भी मैसेज लेकर के जो आता है, दैट इज एक्चुअली दी न्यूरल जंक्शंस। यहाँ से जो मसल्स लेकर के आते हैं मैसेज, तो यहाँ से जो मैसेज लेकर के आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज दी मोटर यूनिट। तो मोटर यूनिट दैट इज कमिंग फ्रॉम दी, या मोटर न्यूरॉन्स हम उसको बोलेंगे। सो यहाँ से जब वो मैसेज लेकर के आता है, तो हर एक मसल्स के ऊपर वो काम करता है। तो ऐसे भी कई बार होती हैं हमारे पास कि जैसे कि मसल्स हैं यूनिट्स में है, मान लीजिए इकट्ठे हैं, फाइबर्स बन गया है। तो यहाँ पर आप क्या देख पाते हैं कि जो मसल्स काम करती हैं वो दो तरह से काम करती हैं, या तो बहुत सारे फाइबर्स के लिए एक ही मसल्स काम करता है, या फिर एक एक मसल्स के लिए एक एक अलग अलग तरह से जो है न्यूरॉन्स आता है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, दैट इज एक्चुअली द एग्जांपल ऑफ मोटर न्यूरॉन्स कमिंग टू अ ग्रुप ऑफ दैट। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम मल्टी, ये मल्टी फाइबर्स हैं, वहां पर ये काम कर रहा है। और एक होता है जहां पर मोनो यूनिट होती है, जहां पर कि एक फाइबर्स के लिए एक ही न्यूरॉन्स की सप्लाई होती है। तो ये डिपेंड करता है यहाँ पर कि किस तरह से वो काम करेंगे। तो यहाँ पर जो न्यूरॉन्स होते हैं, बेसिकली दे सीक्रेट सम हॉर्मोन्स। कैसे काम करेंगे भाई, ये भी पढ़ने की चीज होती है कि या तो हॉर्मोन्स काम करेंगे, या तो इन्वायरमेंट के चेंज होने से जो है ये सब काम करते हैं। तो हम बात करते हैं जैसे कि स्केलेटल सिस्टम है, वो तो हमारे अंडर विल है, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन जो विसिरल हॉर्मोन्स है वो कैसे काम करते हैं, तो दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन्स और टेम्परेचर एटसेट्रा। जैसे कि हम बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, कि जैसे कि यूट्रस होता है। अब यूट्रस को अगर हम देखें, ये +2 में आपको काम आएगा, सभी को पढ़िएगा ध्यान से।
यूट्रस में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस कॉन्ट्रैक्शन से प्रेगनेंसी तक बचाने का काम करता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन उस यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता है। लेकिन जब वो बर्थ के नजदीक होता है तो उस वक्त रिफ्लेक्स एक्शन होता है, तो यूट्रस के ऊपर काम करता है एक हार्मोन विच इज नेम्ड एज ऑक्सीटोसिन। तो वहां पर जो ऑक्सीटोसिन होता है वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन करता है एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल इन पार्टुरेशन। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि कैसे जो मसल्स हैं वो काम करते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, केमिकल्स या अदर जो इन्वायरमेंट होता है वो यहाँ पर इस तरह से काम करने में इनकी हेल्प करता है। जहां तक हमारे पास मसल्स की बात होती है तो मसल जो है आप सभी को पता है वो बोन से जुड़े होते हैं थ्रू अ स्पेशल टाइप ऑफ दी टेंडन्स। यहाँ पर टेंडन्स होती हैं, ठीक है। चलते चलते मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो सबसे ज्यादा टेंडन, जो सबसे बड़ी टफ वेस्ट जिसको बोलते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन अवर एंकल, दैट इज कॉल्ड एज अकाइलस टेंडन। अकाइलस टेंडन, अकाइलस टेंडन, टेंडन क्या होती है? टू माई ब्रदर, टेंडन मसल टू बोन, मसल से बोन को ये जोड़ती है, बोन है और ये मसल है, तो यहां पर इसको जोड़ रहा है ये। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर जो बाहरी कवरिंग होती है किसी भी मसल्स के अंदर, जो बाहरी कवरिंग है उसको बोलते हैं पेरीमीशियम। इट इज कॉल्ड एज पेरीमीशियम। और अंदर फिर इसके अंदर छोटे छोटे आपको ऐसे पॉइंट्स, ऐसे फाइबर्स मिलेंगे और हर एक ये जो कवरिंग है दैट इज नेम्ड एज अ एंडोमीशियम। तो इस तरह से इसकी कवरिंग होती है, तो ये भी आपके काम आएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम फेसिया बोल देते हैं। अभी आपके सिलेबस में इतना ज्यादा ये है नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि मसल टेंडन की वजह से जो है वो बोन से जुड़ी हुई होती है। जहां तक हमारे पास इनकी प्रॉपर्टी की बात हम करेंगे तो 4 प्रॉपर्टीज हम मसल्स की यहाँ पर आपको लिखेंगे, यू राइट डाउन दैट अबाउट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एक्साइटेबिलिटी। ये प्रॉपर्टी होती है मसल्स की कि वो एक्साइटेबिलिटी में होती है। सेकंड जो होती है दैट इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, वो भी आपने लिखना है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन वो शो करता है। एंड आफ्टर दैट एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, ये एक्सटेंसिबिलिटी दैट इज द थर्ड वन। And the fourth one you have to remember, that is the elasticity. These are the very fine properties of muscles. Every muscle is like this one. Excitability का मतलब यहां से देखिए, जब मैसेज आया है यहाँ पर तो इट विल शो द रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जो मसल किसी भी स्टिमुलाई के लिए, किसी भी रिस्पॉन्स के लिए, जब कोई मसल किसी भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करेगी तो वो प्रॉपर्टी है इसकी एक्साइटेबिलिटी। उसके बाद रिस्पॉन्स आने के बाद, जैसे मुझे किसी चीज को, गिलास को उठाना है तो रिस्पॉन्स आया, और उसने जब मेरी मसल मूव हो गई, किसी चीज को कार्य करने के लिए मसल का जो मूवमेंट हो गया आफ्टर गेटिंग दी स्टिमुलस, तो वो हो गया कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी या कॉन्ट्रैक्टिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब हुआ कि वो जैसे आप किसी चीज को उठा रहे हैं विदाउट एनी हार्म, आप कितना कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, हाउ मच कॉन्ट्रैक्शन यू कैन डू फॉर योर मसल। तो विदाउट हार्म नहीं होना चाहिए, जिसको मसल टीयर बोलते हैं। कई बार बहुत ज्यादा जोर अगर हम लगा दें तो उसको मसल टीयरिंग कहते हैं, एंड इट इज वेरी फिजिकली बहुत कष्टदायक होती है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जब वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मान लीजिए यहां से यहां तक वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो दैट विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो जब वो मैक्सिमम स्ट्रेच होने के बाद जब वो ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है, इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर मैक्सिमम स्ट्रेचिंग। जब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है तो उसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। सो दीज आर द 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मसल्स। क्या करती है बेटा? वो एक्साइटेबिलिटी शो करती है, मींस किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करती है।
इवन की छोटी सी पेन भी अगर आपको हो जाए तो पेन भी आपको उसी तरह से आप क्या करते हो उस वक्त आप समझ सकते हो। स्टिमुलस मिलता है पेन की फॉर्म में, आप अपने मसल्स को मूवमेंट करते हैं, वहां से हटते हैं, ठीक है, वो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू अवर बॉडी, और उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आती है। तो इस तरह से मसल्स काम करती है। तो प्लीज यू गो थ्रू दिस वन। तो दैट इज ऑल अबाउट द मसल्स। नेक्स्ट वन हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनिमल टिश्यू, एंड दैट इज द लास्ट वन, एंड दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन सबसे लंबा सेल, नर्व सेल, पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन इसी के हवाले। जो भी आप सोचते हैं, जो भी इन्वायरमेंट के बारे में आप समझ पाते हैं, जो परिकल्पना आप कर पाते हैं, जो भी चीजें आप याद कर पाते हैं, जो भी चीजें आप एक्सपीरियंस के रूप में अपने दिमाग में रखते हैं, वो सब जो हो रहा है वो इसी का ही एक कमाल होता है। तो नर्व सेल्स आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है। तो नर्व सेल जो होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग सेल्स इसको कहते हैं हम। एंड हियर वी विल स्टडीड अबाउट नाउ। यहाँ पर जो सामने आपको डायग्राम दिया गया है, ठीक है, ये है पूरा नर्व सेल्स। इसके 4 भाग आपने याद रखने हैं। सबसे पहला भाग होता है डेंड्राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा भाग होता है इसका एक्सॉन, या सॉरी सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, और फिर एक्सॉन टर्मिनल। ये 4 भाग आपने याद रखने हैं। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ, दिस इज नोन एज सोमा सेल्स। ये सोमा सेल्स हैं जहां से ये डेंड्राइट्स निकलते हैं, इनको बोलते हैं हम डेंड्रॉन्स, और डेंड्रॉन से निकलते हैं डेंड्राइट्स। तो ये हमेशा याद रखना आपने, मैसेज जो आता है दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस वे, इस तरह से आता है, ठीक है जी, डेंड्राइट से आता है, और वो एक्सॉन टर्मिनल के रास्ते किसी दूसरी या तो मसल्स के अंदर जाएगा या तो दूसरे न्यूरॉन्स में जाता है, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा है कि व्हाई इट इज लॉन्गर, क्योंकि अगर ये छोटा छोटा होता तो मसल्स या किसी भी तरह का एक्शन करने में हमें देर लग जाती, लेकिन वो लंबा होता है। इसका बड़ा फायदा जो हमारी बॉडी को हो जाता है कि वी रिस्पॉन्ड क्विकली टू द इन्वायरमेंट। किसी भी रिस्पॉन्ड क्विकली, जो क्विक रिस्पॉन्ड हम किसी भी चीज के लिए करते हैं उसका कारण इसकी लेंथ होती है। तो बेटे यहाँ पर आपने बनाना है इसको। ये देखिए मायलिन शीथ, यहाँ पर स्वान सेल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर बीच की जो जगह है, जो खाली जगह है जहां पर स्वान सेल्स नहीं है या जहां पर मायलिन शीथ आप नहीं देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रेनवियर, वेयर रेनवियर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो ये बेटा 3 पोर्शन, सेल बॉडी से जो एक्सटेंशंस निकलता है, डेंड्राइट का मतलब होता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर, डेंड्राइट का अपने आप में ही मतलब होता है, डेंड्राइट का मतलब होता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर आपने एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लेना है जो नहीं बना है, दैट इज एक्चुअली राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान होता है, एंड दैट इज कॉल्ड द नीसल्स बॉडी, और नीसल्स ग्रेन्यूल्स हम उनको बोलते हैं। और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम कि आखिरकार ये नीसल ग्रेन्यूल्स किसका बना होता है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, राइबोसोम प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खासकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो राइबोसोम है वो यहाँ पर प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। यहाँ का जो साइटोप्लाज्म है उसको नाम देंगे हम न्यूरोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की जगह न्यूरोप्लाज्म। जो मेम्ब्रेन है इसकी उसको नाम देंगे हम न्यूरोलीमा, न्यूरोलीमा। तो इसकी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह न्यूरोलीमा, जैसे सार्कोलीमा हमने साइट उसमें पढ़ा। पूरे सेल को हम साइटोन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर साइटोन सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट, कभी आपने पढ़ा होगा, सबसे सेंसिटिव पार्ट यहां जैसे होता है, दैट इज कॉल्ड एज द हिलॉक रीजन, हिलॉक रीजन, दैट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज द हिलॉक पॉइंट। तो यहां से जो मैसेज होता है हाउ इट गोज, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स पर पढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर आप सभी ने बनाना है, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है ये, तो आप सभी इसको बना सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। खासकर यहाँ पर पहले आप ऐसे बॉडी बना लीजिए ऐसे करके, ठीक है जी। तो यहाँ पर फिर आपने इसका एक्सॉन पार्ट बना देना है लाइक दिस वन, और फिर एक्सॉन से आपने इसका लास्ट वाला जो बटन होते हैं टर्मिनल बटन, एक्सोनल टर्मिनल इसको बोला जाता है,
अब यहाँ से आपने इसकी ब्रांचेस बना लेनी है, दैट इज द डेंड्राइट। जितना भी आप बनाना चाहें, इट्स अप टू यू। ठीक है, इस तरह से आप डिपेंडिंग और सभी में ऐसा नहीं होता, कुछ डेंड्राइट्स ऐसे होते हैं जो हाईली ब्रांच्ड होंगे, कुछ जो है वो नहीं होते हैं, कुछ जो है नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ में ये डेंड्राइट्स ज्यादा डेवलप भी नहीं होते हैं। तो ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया दैट इज द नीसल ग्रेन्यूल्स, ये आप बना सकते हैं सभी के सभी। इसको कोशिश करिएगा जब मैं बना रहा हूं तो आप भी साथ में बनाएं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूरोप्लाज्म, और ये प्रोजेक्शंस है आगे की तरफ को गई, दिस इज कॉल्ड एज द सेल बॉडी। ये पूरी जो स्ट्रक्चर कहलाता है ये सेल बॉडी है। इसकी जो एक्सटेंशंस है ये डेंड्राइट्स होती हैं, दे आर द डेंड्राइट्स। और यहाँ पर इस तरह से मयालिन शीथ, और बीच में आपने नोड ऑफ रेनवियर, और इस तरह से, और इसको अगर हम ऐसे कर दें, डॉटेड करके हम इसको बनाते हैं ताकि ये समझ में आए हमें कि ये काफी लंबा सेल होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने स्वान सेल्स इस तरह से बना लेने हैं, दैट इज, अब नेम हम नहीं करेंगे क्योंकि पिछली स्लाइड्स में आपने देख लेने हैं। यहाँ पर आपने सबके नाम भर लेने हैं। ठीक है जी, सेल बॉडी कहाँ है, नोड ऑफ रेनवियर कहाँ है, एक्सोनल टर्मिनल कहाँ है, मयालिन शीथ कहाँ है, स्वर्ण सेल्स कहाँ है, एक्सॉन, न्यूक्लियस वगैरह, ये सारी चीजें आपने पढ़ लेना है। मैसेज जब आता है तो मैसेज विल कम फ्रॉम दिस साइड। ये देखिए यहाँ से हर जगह से मैसेज आता है, और यहाँ से दो तरह से मैसेज पास होगा। एक होगा हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जो बहुत कम हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है दैट इज द केमिकल एक्सचेंज। हमारे न्यूरॉन्स में से कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व में हेल्प करते हैं, इसलिए उनका नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। दे आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। एग्जाम्पल, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो दो तरह से होते हैं, वो एक्साइटेटरी भी होते हैं और वो इनहिबिटरी भी होते हैं। वो किसी मैसेज को इनहिबिट करने में भी हेल्प करते हैं या किसी मैसेज को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास है एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन जो होता है, एसिटाइल कोलाइन जो होता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। आपने याद रखना है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला वो है। ठीक है जी, यहाँ पर और होता है जैसे कि सेरोटीन है, या फिर गाबा है, या फिर हमारे पास डोपामाइन है। इस तरह के जो ये ट्रांसमिशन करने में हेल्प करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो व्हाट आर न्यूरो ट्रांसमीटर्स? सो यू कैन से दैट कि जो मैसेज है वो दो तरह से पास होता है, या तो इलेक्ट्रिकली होगा, इलेक्ट्रिकली होने में काफी देर लगता है, और केमिकली बहुत फास्ट होता है। जनरली हमारी बॉडी के अंदर, मैमल्स के अंदर, या इवन की कोरडेटा के अंदर बहुत सारों में हम देखते हैं कि जो केमिकल टाइप का न्यूरो ट्रांसमिशन है वो ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि जैसे कुछ न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं, एक तरफ को पॉजिटिव आयन ज्यादा बनेंगे, एक तरफ को नेगेटिव आयन्स बनेंगे, इस तरह से। तो वहां पर जब ये सब चीजें हम देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल इंपल्स, और इसको बोलते हैं हम केमिकल इंपल्स। तो जो भी मैसेज आता है, ठीक है जी, तो उसके आधार पर, और एक और चीज यहाँ पर आपने समझ लेनी है कि हर एक जो न्यूरॉन्स होता है वो अकेला नहीं होता, उसके चारों तरफ बहुत सारे सेल्स होते हैं। कुछ ऐसे स्टार शेप्ड सेल्स होंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और कुछ जो है और तरह के भी होंगे, जैसे कि यहाँ पर बड़े बड़े सेल्स होंगे लाइक दिस वन, जो पैकेजिंग का काम करते हैं। इस तरह से इसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन करने में हेल्प करेंगे वो, तो इस तरह से। और एक बहुत छोटे छोटे सेल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, सो दे विल बी प्रेजेंट हियर, दे विल बी प्रेजेंट हियर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे होंगे वो। तो दीज सेल्स जो बाहर हैं, जो हर एक न्यूरॉन, यहाँ भी न्यूरॉन्स हैं, मान लीजिए यहाँ भी न्यूरॉन्स हैं, यहाँ पर भी न्यूरॉन्स हैं, तो ऐसे न्यूरॉन जो हैं वो घिरे हुए होते हैं, स्पोर्टेड सेल्स, इनको बोलते हैं हम स्पोर्टिंग सेल्स। तो स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं एंड दे आर इन द न्यूरल टेक्सोनोमी में हम उनको ग्लायल सेल्स बोलते हैं। तो ग्लायल सेल्स और स्पोर्टिंग सेल्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं, जो स्टार शेप्ड हैं, इनको बोलते हैं हम एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स जो दूसरे हैं इनको बोलते हैं हम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, दे आर नोन एज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स।
और जो छोटे छोटे हैं दे आर नोन एज दी माइक्रोगलिया और माइक्रोगलियल सेल्स। माइक्रोगलियल सेल्स, तो इनमें से जो काम होता है, जो एस्ट्रोसाइट्स का काम होता है, वो है कि वो जितना भी वेस्ट मटेरियल यहाँ पर है उसको बॉडी से बाहर ले जाता है। फैगोसाइटोसिस उसका कार्य होता है। कभी कभी जब कभी भी कोई इंजरी हो जाती है तो उसको भी वो फुलफिल करने में हेल्प करता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो यहाँ पर देखिए मायलिन शीथ बनाने में हेल्प करता है। इट इज हेल्पफुल इन मेकिंग द मायलिन शीथ। तो मायलिन शीथ कहाँ से आती है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दैट कम्स फ्रॉम द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। माइक्रोगलियल्स का जो काम होता है दैट इज डिफेंसिव, इम्यून सिस्टम ये प्रोवाइड करता है। तो इट इज इम्यून सिस्टम जब कभी भी कमजोर पड़ जाता है किसी वजह से, जो न्यूरॉन की सप्लाई है, तो उस वक्त ये माइक्रोगलियल वहां पर काम करते हैं। तो ये पैकिंग करते हैं और इस तरह से हमारे पास ये पूरा सेल बनता है। तो प्लीज गो थ्रू द नेक्स्ट स्लाइड्स, वहां पर हम देखेंगे एक और डायग्राम शायद यहाँ पर है। एंड दीज आर द स्पोर्ट सेल्स। तो स्पोर्ट सेल जो हैं क्या होते हैं ये लिखा गया है, यू कैन गो थ्रू दैट। दे आर एसेंशियल टू फंक्शंस एंड सर्वाइवल ऑफ नर्व सेल्स। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन कौन होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में याद रखना है आपने ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड। ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड इज नोन एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जहां से ब्रेन से आता है क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। ये आप आगे पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। फिलहाल देख लीजिए स्पेसिफिक स्पोर्ट सेल्स हैं। जनरली स्पोर्ट सेल्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर गलियल सेल्स और न्यूरोग्लिया इसको बोला जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ दैट। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, मायलिन इसका काम होता है मायलिन शीथ बनाना। एस्ट्रोसाइट का मतलब होता है फिजिकल और मेटाबॉलिक सपोर्ट जो है प्रोवाइड करता है वो, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। माइक्रोगलिया जो होते हैं वो फैगोसाइट्स होते हैं। जो भी बैक्टीरिया वगैरह अगर चले जाएं, इन्फेक्शंस अगर हो जाए कभी, तो इन्फेक्शंस को कम करने के लिए जो काम करते हैं दे आर माइक्रोगलिया। तो यहाँ पर नेक्स्ट वन, द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन्स, ये आपने याद रखना है बेटा। यहाँ पर जो रिसीव करता है वो है डेंड्राइट्स, जो एक्चुअल में सिग्नल सेंड करेगा वो सेल बॉडी। एक्सोन उसको ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। मायलिन इंसुलेशन और स्पीड को बढ़ाने में मदद करता है। और जो नर्व्स हैं पूरे के पूरे वो न्यूरॉन्स बनाते हैं। तो ये फिर से वही स्ट्रक्चर है, इसमें कोई ज्यादा खास नहीं है, आप अपने लिए इसको फिर से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा 2-3 तरह का न्यूरॉन्स आपको दिख रहा है। पहला यूनिपोलर है जिसमें डेंड्राइट यहाँ आ गया और यहाँ पर इसका साइटोन है। तो ये सेल बॉडी यहाँ पर रहती है, तो ये चारों तरफ को मैसेज भेजने का काम करता है। दैट इज फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। या हमारे जो पेन होती है, पेन वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं वहां पर इसी तरह का जो न्यूरॉन है वो पाया जाता है। ये इसके क्या है? दे आर द एक्सोनल टर्मिनल, एक्सोनोमिनल टर्मिनल है यहाँ पर, दैट इज द डेंड्राइट्स और ये साइट्स है। यहाँ पर देखिए बाइपोलर है, एक ही डेंड्राइट्स है और एक ही एक्सोनल टर्मिनल है इसके पास। डेंड्राइट भी एक है, ठीक है। सो लाइक दिस वन, दे आर फाउंड इन द रेटाइना ऑफ आइस। रेटाइना ऑफ आइस में ये प्रेजेंट होते हैं बाइपोलर टाइप के। और मल्टीपोलर मैक्सिमम होते हैं बेटा। ये मैक्सिमम टाइप के न्यूरॉन जो है वो किसमें होते हैं? जिसमें बहुत सारे एक्सोनल टर्मिनल है, जिसमें एक्सोनल टर्मिनल है और एक डेंड्राइट्स यहाँ पर है। और यहाँ पर बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, यहाँ पर ये सारे डेंड्राइट्स हैं, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता। तो ये एक्सोनिमल टर्मिनल होते हैं जिसको हम एक्सोनिमल बटन भी बोलते हैं। तो मैक्सिमम टाइप के जो है मल्टी पोलर होते हैं जिसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स जो है वो दिखते हैं। बहुत सारी ब्रांचेस, देखिए ट्री लाइक ब्रांचेस आपको यहाँ पर दिख रही है। तो 3 तरह के यूनिपोलर, बाइपोलर। और यहाँ पर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स डिपेंडिंग अपॉन द मैसेज दे कैरिड। अगर वो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं तो सेंसरी होते हैं, जैसे हमारे हैंड है, हैंड के ऊपर जो हमारे पास लगे हैं सेंसर्स जिनसे हमें टच की बात करते हैं कि बाहर ठंडी लगी है, तो जो मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लेकर के जाते हैं जो न्यूरॉन्स, उनको बोलते हैं हम सेंसरी न्यूरॉन्स। द मैसेज विच गोज फ्रॉम इफेक्टर टू अफेक्टर ऑर्गन्स, मतलब जो
टारगेट टिश्यू से, जो हमारा टारगेट टिश्यू है वहां से वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाता है मैसेज लेकर के कि बाहर का मौसम कैसा है। तो सेंसरी न्यूरॉन हो गया, और वही मैसेज जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें काम करने के लिए देता है, ठीक है, कि हमें कैसे बिहेव करना है बाहर के इन्वायरमेंट से, उस वक्त जो मैसेज लेकर के आता है दैट इज कॉल्ड एज द मोटर न्यूरॉन। उनको हम मोटर बोलते हैं, सेंसरी होते हैं, और एक होते हैं इंटर न्यूरॉन्स। बहुत ज्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऐसे होते हैं कि उनका काम होता है सेंसरी एज वेल एज मोटर, ठीक है। तो उस तरह से हमारे पास ये न्यूरॉन्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है। लास्ट में ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि एक जो पेंडिमल सेल्स हैं जिनके अंदर ये सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है न्यूरॉन्स। तो आप इसमें देख सकते हैं कि पेरिकैरियोन्स मतलब जो इसका न्यूक्लियस है, न्यूरॉन है, कैपिलरीज की सप्लाई यहाँ पर है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद माइक्रोगलियल सेल्स देखिए यहाँ पर इम्यून की तरह बनाए हैं, एस्ट्रोसाइट स्टार शेप्ड हैं, दीज ऑल आर द स्पोर्टेड सेल्स, और ये न्यूरॉन होता है। तो इस तरह से आप सभी ने ये पढ़ा, ठीक है। आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस वन। एक बार फिर से जरा रिकैप्चुलेशन करेंगे एंड वी विल टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस होल एनिमल टिश्यूज। यहाँ से मैंने शुरू किया था, एक बार फिर से देखिए। कार्टिलेज की हमने बात की कि वहां पर हायालिन, फाइब्रोकार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज, ये 3 तरह के होते हैं। वहां पर हमने बात की कि मसल्स हम पढ़ेंगे, तो मसल जो है वो मूवमेंट में हेल्प करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है, सर्कुलेशन में, फ्लो ऑफ फ्लूइड और डाइजेशन वगैरह में हेल्प करता है। यहाँ पर बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर आपको बताया गया कि 3 तरह की मसल, स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल मसल्स होती हैं। यहाँ पर डिफरेंस के लिए आपको बताया गया कि कहाँ पर वो लोकेटेड होती हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी अपीयरेंस कैसी होती हैं, दे आर अंडर अवर विल और नॉट। यहाँ पर इस स्लाइड्स में हमने ये चीजें पढ़ी हैं। आई थिंक यू कैन गो अगेन एंड सी दिस वीडियो। तो यहाँ पर आगे हमने देखा कि किस तरह से जो न्यूरॉन्स हैं वो काम करते हैं, जो मसल्स हैं वो कैसे काम करती हैं। तो हार्मोन्स, टेम्परेचर वगैरह में तो होती हैं। साथ में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, जहाँ पर हम एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी की हम बात करते हैं। दीज आर वेरी फाइन प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। अगर ऐसा शायद नहीं होता तो हम मूवमेंट करने में शायद सक्षम ना हो पाते, लेकिन ये प्रॉपर्टीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। ध्यान से आपने इसको समझना है कि जब रिस्पॉन्स करता है उस स्टिमुलाई के प्रति तो उसको एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं। जब वो मसल मूवमेंट करता है तो उसको कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कहते हैं। कहाँ तक वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है विदाउट एनी इंजरी, उसको हम एक्सटेंसिबिलिटी कहते हैं। जब वो काम करने के बाद ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है तो उसको हम इलास्टिसिटी बोल देते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया गया, ठीक है, पूरा आपने यहाँ पर भी बताया गया आपको, ठीक है, कैसे ड्रॉ करना है। एंड दैट इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, on the basis of functioning, sensory, motor and interneurons, and finally very fine structure, and this is the homework for all of you। आप इसको जरूर करें, जरूर लिखें, ठीक है, कि what is the difference between the 3 types of the muscles। ड्रॉ करना है आपको, draw the diagram of nerve cells, classify neurons on the basis of structure, what are various type of supporting cells found around the neuron cells। तो आई होप आप सभी को ये टिश्यूज समझ में आए होंगे। थैंक यू।